इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक राशि किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी कुछ न कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक प्लैनेट भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्रत्येक हाउस भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो हाउस है वो तो फिक्स्ड है, हाउस भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो फिक्स है। और जो प्लैनेट है वो कहीं भी पाए जा सकते हैं हाउस में, एंड जो राशि है वो भी कहीं भी फॉल हो सकती है। तो राशि एंड प्लैनेट ये दोनों मूव कर सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, वो पाए जा सकते हैं। तो अगर हमें किसी के हेल्थ के बारे में अगर प्रिडिक्शन करना है तो ये जानना ज़रूरी है कि वो जो प्लैनेट है, ओके, वो प्लैनेट किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो राशि है वो राशि किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हाउस है जिस हाउस में वो है वो किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा जो प्लैनेट है और कौन से प्लैनेट के साथ हैं और उस पर और कौन से प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, वो बेनिफिक है या मेलिफिक है, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मेष के बारे में। दोस्तों, मेष भी किसी न किसी इसका भी लॉर्ड होगा कोई ना कोई। तो जो मेष जिस भी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा वो दोस्तों इसका लॉर्ड भी उसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मैंने बताया सन और मून की बात करें तो सन जो है, सन का एक ही राशि होती है सिंह राशि लियो, और मून की एक ही राशि होती है जो होती है कर्क राशि कैंसर। ओके, बट अदर जो प्लैनेट हैं उसमें राहु केतु को शामिल नहीं किया जाता है। अदर जो प्लैनेट हैं वो उसकी दो राशि होती हैं और वो किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो प्लैनेट भी उसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि राशि का लॉर्ड है। तो मेष राशि की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता है मेष राशि हेड को, ब्रेन को, अपर जॉ, स्कल, फेस, अपर पार्ट, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल मेड्यूला फॉर एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये मेष से संबंधित बीमारी बॉडी पार्ट्स हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मेष जो है मंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में दोस्तों हमारा मेष राशि फॉल होता है। तो मेष जो है हेड को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को। तो आप ना याद करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज दैट मेष काल पुरुष की कुंडली अगर बनाए तो मेष जो है फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, और फर्स्ट हाउस को भी हेड रिप्रेजेंट करता है, एंड उसमें सन उच्च का होता है तो सन का भी कनेक्शन हेड से बन जाता है दोस्तों। और मंगल की राशि है तो मंगल का भी हेड से मंगल भी जो है हेड को रिप्रेजेंट करता है। बट दोनों में डिफरेंस है। जैसे सन जिस हेड को रिप्रेजेंट करता है वो दोस्तों स्कल, वो जो स्केलेटन वाला जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है सन, और जो मेष राशि यानी कि जो मंगल रिप्रेजेंट करता है वो हेड के ऊपर जो मांसपेशियां हैं, हेड के ऊपर जो मांसपेशी हैं दोस्तों, स्पेशली मसल्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है मंगल। ओके, एंड सपोज एट फर्स्ट हाउस में अगर मंगल हो तो ऐसा माना जाता है कि उसके चेहरे पर कट के निशान होंगे, ऐसा हम लोग प्रिडिक्शंस में बताते हैं। तो वो जो है हेड को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को, अपर जॉ, स्कल, फेस, अपर पार्ट, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल मेड्यूला फॉर एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं तो माइग्रेन, टेंशन, हेडेक, एंसेफालाइटिस। एंसेफालाइटिस इट्स ए इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन often caused by infections like virus or immune system issues. ओके, इंसेफेलाइटिस ये फैटल भी हो सकता है किसी कंडीशन में, क्योंकि इंसेफेलाइटिस दोस्तों ये बहुत ऐसे तो बहुत खतरनाक बीमारी हैं, बट उसको भी हम लोग मेष से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों एपिलेप्सी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी का दौरा आना, एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मिर्गी हो गया, एपिलेप्सी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर सेरेब्रल स्ट्रोक, चेहरे पर मुहासे, एक्नी वल्गरिस ऑन फेस, चेहरे पर मुहासे। अब अगेन चेहरे पर मुहासे के लिए, उसके लिए चेहरे पर मुहासे के लिए दोस्तों शनि का एफ्लिक्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो
दोस्तों शनि का होना यहाँ पे ज़रूरी है, और चेहरे पे मुहासे के लिए शनि अगर एफ्लिक्ट करता है मेष राशि को या मंगल को, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब प्रेडिक्शंस वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले ये तो जानना ज़रूरी है कि कौन सा राशि कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लैनेट किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी बीमारियां, और कौन सा हाउस किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी बीमारियां। और मैं ना बहुत स्पेसिफिक में बता रहा हूँ बीमारी, ताकि आपको पता होना चाहिए, ताकि आप भी स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बता सकें। अब ये जितनी भी बीमारियां हैं अलग अलग प्लैनेट के एफ्लिक्ट करने से, कंजंक्ट होने से ये समस्या आती है। उसके बाद बात करें तो दोस्तों हेड इंजरी, सिर की चोटें, उसके बाद साइनसाइटिस। अब हेड की चोट लगने के लिए अगर स्पेशली मंगल और शनि साथ में है तो चोट जल्दी लगती है। साइनसाइटिस, फ्रंटल साइनसाइटिस। उसके बाद आता है वर्टिगो, चक्कर आना, इंसोम्निया ड्यू टू मेंटल एजिटेशन। एंड अब हम बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरस। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, टॉरस की बात करें, तो वो दोस्तों रिप्रेजेंट करता है आपके थ्रोट को, आपके नेक को, उसके बाद लोअर जॉ को, ईयर्स को, वोकल कॉर्ड को, टॉन्सिल्स को, थायराइड ग्लैंड को, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड एंड पैलेट, तालू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वृषभ राशि गला, गर्दन, निचला जबड़ा, कान, स्वर, जज्जू मीन्स वोकल कॉर्ड, टॉन्सिल्स, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड एंड पैलेट, तालू। अगर हम बात करें तो वृषभ राशि जो है काल पुरुष की कुंडली में सेकेंड हाउस में फॉल होती है। और सेकेंड हाउस भी कहीं ना कहीं दोस्तों जो भी वाणी से रिलेटेड और गले से रिलेटेड जो भी स्पेशली वाणी से रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, उस सारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और टॉरस भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र के, इसका लॉर्ड शुक्र है तो शुक्र भी ऑफकोर्स रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो गले में खराश, फायरिनगाइटिस, ओके, फायरिनगाइटिस गले में खराब, टॉन्सिलाइटिस, लेरिनगाइटिस, उसके बाद ग्वाइटर एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, नेक स्टिफनेस, गले में अकड़न, ओटिटिस मीडिया मीन्स जो कान में जो पस जम जाता है दोस्तों, जो संक्रमण, कान का जो इन्फेक्शन होता है, ओके, ईयर इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। और ये स्पेशली जो कान का जो पर्दा होता है, ओके, कान के पर्दे में समस्याएं आ जाती, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको दिखाता है। उसको भी दोस्तों वृषभ राशि से देखते हैं, और सेकेंड हाउस से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा आता है दोस्तों डिप्थेरिया, TMG डिसऑर्डर, जबड़े के रोग, ये सब दोस्तों वृषभ राशि से एसोसिएटेड हैं। अगर आगे बात करें तो मिथुन राशि, दोस्तों मिथुन राशि जो होता है ना, उसका लॉर्ड बुध होता है, और काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में ये फॉल होता है। तो देखिए थर्ड हाउस से जुड़े हुए आपको कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे शोल्डर्स हो गया, आर्म्स हो गया, हैंड ये हो गया। एंड जो दोस्तों बुध होता है ना, बुध भी इस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है लंग्स, अपर लोब्स, ब्रोंची, रेस्पिरेटरी ट्रैक, कलर बोन, अपर रिब्स, थाइमस ग्लैंड, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इन आर्म्स एंड हैंड। अब जाहिर सी बात है बुध भी नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, नर्वस सिस्टम को। एंड मिथुन उसी की राशि है, तो क्योंकि मिथुन आर्म्स, हैंड एंड शोल्डर से को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इन आर्म्स एंड हैंड, जो आर्म्स और हैंड में जो नर्वस सिस्टम में इश्यूज आ सकता है, उससे रिलेटेड जो है उस बॉडी पार्ट को दिखाता है। मतलब सारे तंत्रिका तंत्र को नहीं, बस स्पेशली
जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इन आर्म्स एंड हैंड उसको दिखाता है। एंड उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, अपर लूप्स, ओके। उसके बाद प्लूरिसी, कार्पल टनल सिंड्रोम, शोल्डर डिसलोकेशन। उसके बाद बाहों में नसों का दर्द, ब्रोंचिनल न्यूरोलजिया। सपोज दैट कई केसेस में क्या होता है, किसी को ना हाथ में सुई जैसे चुभने की जो उस टाइप की जो पेन होता है, जो न्यूरॉन से रिलेटेड होती है, जिसको न्यूरोलजिया बोलते हैं। तो बाहों की नसों में अगर वो पेन हो रहा है, कंटिन्यूअस पेन, तो वो दोस्तों जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पेन वाला सिग्नल ब्रेन में पहुंचाते रहते हैं और उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये ब्रोंचिनल न्यूरोलजिया की संभावना पैदा करती है। और स्पेशली अगर बाहों आपके जो बाहें हैं उसमें अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें उनकी जो नर्व हैं उस नर्व की सेंसिटिविटी किसी रीजन से अगर बढ़ जाती है तो ये समस्या देखने को मिलती है। ये जो प्रॉब्लम है ये मिथुन राशि से संबंध रखता है और बुध ग्रह से भी संबंध रखता है। मिथुन राशि इसलिए क्योंकि ये बाहों की नसों की बात हो रही है और बुध तो ऐसे सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ब्रोंचिनल ब्रोचियल न्यूरोलजिया, ब्राचियल न्यूरोलजिया जिसको बोलते हैं, बाहों की नसों में दर्द, ओके। उसके बाद आता है हकलाना, स्टैमरिंग, क्योंकि मिथुन राशि बोलने वाली राशि है। अगर मिथुन किसी का राशि है तो ऐसे लोग ना बातें बहुत करते हैं, बातूनी भी बोल सकते हैं, ऐसे लोग बातूनी भी हो जाते हैं। सपोज दैट सेकेंड हाउस में मिथुन है, उसमें मून मरकरी साथ में बैठा हुआ है, तो बातूनी काफ़ी बना देता है उसको। अगर लग्न भी अगर मिथुन फॉल हो रही है ना, तो ऐसे लोग में भी बात करने की जो संभावना होती है वो मीन्स बातूनी प्रवृत्ति वाली संभावना वो भी होती है। तो अगर सपोज दैट मिथुन राशि एफ्लिक्टेड हो गया या फिर बुध ग्रह जो है वक्री हो गया या उसकी स्थिति देखनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उसमें स्टैमरिंग की समस्या देखने को मिलेगी या नहीं। तो स्टैमरिंग से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है, वो मिथुन राशि से संबंध रखता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अपर लॉबीज, ओके। तो ट्यूबरकुलोसिस अपर लोब्स, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अपर लोब्स। तो ये हो गया दोस्तों मिथुन राशि से रिलेटेड कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। दोस्तों कर्क चंद्रमा की राशि है, कैंसर, एंड जो भी बॉडी पार्ट कर्क राशि रिप्रेजेंट करता है, आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि चंद्रमा भी उसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कौन कौन सी है, तो एक है चेस्ट, ब्रेस्ट, स्टमक अपर पार्ट, डायाफ्राम, इसोफगस, रिब केस, पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन फंक्शन फॉर डाइजेशन, बॉडी फ्लूइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये सारे बॉडी पार्ट हैं। एंड क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो कर्क राशि है वो 4th हाउस में फॉल होती है, जाहिर सी बात है, और 4th हाउस भी इसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो चेस्ट, ब्रेस्ट, स्टमक अपर पार्ट, डायाफ्राम, इसोफगस, रिब केस, पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन फंक्शन फॉर डाइजेस्टिव, बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो गैस्ट्राइटिस। अब वो डिपेंड करता है, अगर किसी भी इंसान का चंद्रमा ओके मंगल के साथ आ जाए, चंद्रमा मंगल के साथ आ जाए और सपोज दैट मंगल नीच का है, इस कंडीशन में दोस्तों गैस्ट्राइटिस की समस्याएं देखने को मिलती है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर जैसी भी समस्याएं देखने को मिल सकती है। उसके अलावा GERD एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। क्यों ऐसा? इसलिए अगर लॉजिक की बात करें तो देखिए जो मंगल होता है ना, मंगल जो जठर है, जो
बाइल है जो मीन्स पित्त, पित्त प्रवृत्ति का है, मीन्स वो अग्नि तत्व है। मंगल है वो अग्नि तत्व है। और जो कैंसर है वो वाटर, वाटरी साइन है। एंड बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट कौन करता है? कर्क राशि, चंद्रमा। चंद्रमा जो है बॉडी के फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं उस सबको चंद्रमा रूल कर रहा है। अब अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल अग्नि है, उसकी अग्नि तत्व। तो जो हमारे एब्डोमेन में, जो हमारे पेट में जो एसिड बनती है, जो खाना पचाने की काम करती है, वो एसिड, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है, खाना को पचाती है। बट किसी भी रीजन से अगर सपोज दैट ये एफ्लिक्टेड हो गया दोस्तों, तो पेट में समस्याएं आ सकती हैं। तो अब कैसी समस्या आएगी? तो जैसे पेट में जो है एच पायलरी बैक्टीरिया के वजह से समस्या आ सकती है, मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। डिपेंड करता है कि वो एफ्लिक्शन कैसे हो रहा है। तो मैंने तो एक सिनारियो बताया कि अगर मंगल अगर चंद्रमा के साथ आ जाए तो पेप्टिक अल्सर बढ़ सकती है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, उसके डिसबैलेंस हो जाती है। तो जो हमारा जो एसिड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। और एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाने से क्या होगा कि हमारे जो इंटरनल एब्डोमेन का वाल है उसमें इरिटेशन की समस्या हो सकती है। और अगर ये एसिड ऊपर की ओर बढ़ता है तो हाइटस वाला पार्ट आता है, जो कि आप जो भी खाना खाते हैं और वो पेट में जाता है। तो जब भी खाना खाए तो पेट में चला गया, बट पेट से खाना आपके मुंह तक नहीं आता है, उसको रोकने का काम दोस्तों वो हाइटस वाला पार्ट करता है। तो हाइटस में अगर वो एसिड एसिड अगर हाइटस को डैमेज करता है या उसमें किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस या उसमें उसके फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। तो ऐसे लोगों की ना हाइटस हर्निया भी हो जाती है। और जब हाइटस हर्निया हो गई तो क्या होगा दोस्तों? एसिड रिफ्लक्स का सामना करना पड़ेगा। मीन्स एसिड रिफ्लक्स होगा और एसिड जो है दोस्तों वो इसोफागस में जा सकता है, मीन्स आपके जो फूड पाइप है उसके अंदर जा सकता है। जो खाना खाते हैं जो आपका फूड पाइप है उसमें अगर वो एसिड वापस से अगर चला जाता है तो उसमें इरिटेशन क्रिएट करेगा। और उसमें दोस्तों इरिटेशन होने की वजह से उसमें घाव भी बन सकती है, उसमें समस्या आ सकती है। और अगर कहीं वो एसिड आपके गले तक पहुंच गया तो दोस्तों आपको ना आपके टॉन्सिल को भी बढ़ा देता है। टॉन्सिल, ऐसे तो टॉन्सिल में इन्फेक्शन के वजह से वो बढ़ जाता है, बट ऐसे भी बढ़ सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग ऐसे करके अनुमान लगाते हैं। अब जैसे मैंने बताया टॉन्सिल के बारे में, तो उसके लिए सेकेंड हाउस का होना इम्पॉर्टेंट है। सपोज है सेकेंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, राहु के साथ है और सूर्य भी साथ में है, तो टॉन्सिल की समस्याएं दोस्तों बढ़ जाती है। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस की समस्याएं हो जाती हैं। बट अगर सपोज दैट उसके साथ साथ मून और मंगल भी साथ में है, तब तो एसिडिटी की समस्या आ जाएगी, GERD की समस्या आएगी, एसिड रिफ्लक्स की समस्या आएगी, हाइटस हर्निया हो सकता है। और हाइटस हर्निया होने के बाद इसोफागस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग एग्जैक्ट बीमारी का पता लगा सकते हैं। बट इसके लिए हमें बॉडी पार्ट को ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा राशि, कौन सा प्लैनेट एंड कौन सा हाउस किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार के उसके ऑफकोर्स कौन सा प्लैनेट किस अदर प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर हमें पहले से पता चल जाए वो बीमारी, तो बड़े आसानी से हम लोग हेल्थ कॉन्शियस होकर उस बीमारी को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं और हमें पता है कि वो बीमारी, एग्जैक्ट अगर पार्टिकुलर बीमारी पता चल जाए तो हम उस पार्टिकुलर बीमारी से बचाव के लिए पहले उपाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बीमारी हो गई तब तो दोस्तों वो इवेंट हो गया, फिर तो ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उस बचाव में, आप ट्रीटमेंट ही ले सकते हैं। बट अगर पहले आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आती है दोस्तों अपच, इनडाइजेशन की समस्याएं भी कर्क राशि से देखने को मिलती है। क्योंकि पेट का जो एसिड है ना वो भी बॉडी फ्लूइड ही है और पूरे बॉडी फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है कर्क राशि। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मंगल जो है आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, बट मंगल RCB वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, जो उसमें भी प्लाज्मा वाला जो पार्ट है दोस्तों उसको जो है चंद्रमा ही रूल करता है।
ये समझने वाली बात है। उसको चंद्रमा ही रूल करता है, जो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, बट आरसीबी को मंगल रूल करता है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस। कई बार क्या होता है कि हमें देखेंगे एक ही बॉडी पार्ट को दो प्लैनेट भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो दोनों स्पेसिफिक अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा कि उस बॉडी पार्ट का एक स्पेसिफिक एरिया को वो पार्टिकुलर प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद आता है दोस्तों कर्क राशि से संबंधित अपच, इंडाइजेशन, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की संभावना भी होती है महिलाओं में, उसके लिए भी हम लोग को कर्क राशि को देखना पड़ता है, चंद्रमा को देखना पड़ता है। उसके बाद ब्रेस्ट सिस्ट्स, ब्रेस्ट में जो सिस्ट्स बनते हैं। उसके बाद प्लूरल इन्फ्यूज़न, फुसफुस बहाव, प्लूरल इफ्यूज़न। उसके बाद एडीमा, क्योंकि एडीमा अगेन जल तत्व है। अगर दोस्तों आपके लंग्स में पानी भर गया तो वो भी दोस्तों कर्क राशि के अंतर्गत आएगा, वो बीमारी भी। अब कर्क राशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के अंतर्गत आएगा एडीमा। कई बार क्या होता है पैर में पानी भर जाता है, फूल जाता है, एडीमा जिसको बोलते हैं, ड्रॉप्सी। तो पैर में पानी अगर भर गया तो फिर तो लंग्स में पानी भरा होगा, फिर तो ऐसा हो सकता है कि उसकी हार्ट फेल्यूर। अब कई सारे चीज़ें लिंक होती हैं दोस्तों, कि फिर तो हार्ट फेल्यूर वाली समस्या होगी, फिर हार्ट फेल हो रहा होगा। ओके, तो हार्ट फेल के वजह से दोस्तों जिसको बोलते हैं तो अगर हम हार्ट फेल्यूर की बात करें तो उससे रिलेटेड सपोज दैट हार्ट में क्या होता है ना दोस्तों, एक होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन ऐसा माना जाता है कि 55 से 70 के बीच में हो तो बहुत अच्छा होता है, बट वहीं अगर 40 से कम हो जाए, जैसे क्या होता है कार्डियोमायोपैथी को दिखाता है, अगर हार्ट फेल होता है तो वो एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे करके फेल होती है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया, ओके, हार्ट अटैक किसी को आया तो बट उसकी मृत्यु नहीं हुई, बट उसका जो मसल्स है, हार्ट का जो मसल्स है वो डैमेज हो गया, वैसे फिर से आएगा, फिर से कोई ना कोई जो हार्ट का मसल है वो डैमेज हो जाएगा। तो क्योंकि वो मसल डैमेज होते जाता है तो क्या होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो जो रिफ्रैक्टिव इजेक्शन फ्रैक्शन है, वो इजेक्शन फ्रैक्शन दोस्तों कम होते जाता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति में इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से 70% के बीच में होनी चाहिए। अगर उसका 40 से कम हो गया, स्पेशली 30 से कम हो गया, तो फिर वो हार्ट फेल्यूर के लक्षण माने जाते हैं, कार्डियोमायोपैथी। इससे इसका लिंकेज भी है, इससे इसका लिंकेज ये होगा कि लंग्स में पानी भर जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है फेल हो रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो लंग्स में दोस्तों पानी भर जाएगा, और लंग्स में पानी भरने के बाद एडीमा जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जब एडीमा वाली समस्या आएगी तो उसका रूट कॉज क्या है, हमें रूट कॉज पता लगाना है, और रूट कॉज के पीछे का प्लैनेट कौन सा है। जैसे हार्ट फेल्यूर के पीछे का प्लैनेट है दोस्तों, हार्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारा सन, तो हमें सन को देखना है, क्योंकि सन जो है हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि क्या वो जो जातक है, क्या वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड समस्याओं का सामना कर रहा है, उससे हम लोग लिंक करके बेसिकली बताते हैं। और अगर उसके हिसाब से लिंक करके हम बताते हैं कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या है, तो उस प्लैनेट का भी स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि एडिमा एंड देन जो भी इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर है, इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर, भावनात्मक भोजन विकार, और हिस्टीरिया, इमोशनल इम्बैलेंस। अगेन हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो भी उसमें भी जो है बॉडी पार्ट्स होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में दोस्तों जो है जल प्रधान होता है, जल जल की अधिकता होती है, उसमें वाटर ज़्यादा होता है। तो क्योंकि वाटर और बॉडी फ्लूइड जहाँ जहाँ आएगी, जहाँ जहाँ वाटर से संबंध आएगा, वहाँ दोस्तों हम लोग कर्क राशि और चंद्रमा को देखते हैं। तो हमारा जो इमोशंस हैं, हमारे जो इमोशनल विंग्स हैं, उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है,
तो वो दोस्तों आ गया कर्क राशि। तो इमोशनल इम्बैलेंस को भी कर्क राशि दिखाता है और चंद्रमा उसको रूल करता है। आप इमोशंस, आपकी जो आप जो सोचते हैं, आप जो कल्पना करते हैं, सब कुछ कर्क राशि के अंतर्गत आता है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि दोस्तों, इसका जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है, सन होता है। एंड जो सन है, ओके, उसका भी बॉडी पार्ट और सिंह का भी बॉडी पार्ट सेम देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है लियो। एंड रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, थोरासिस रीजन, थोरासिस रीजन जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, उसको सिंह रिप्रेजेंट करता है, सिंह राशि। उसके बाद बात करें तो ऊपरी पीठ, अपर बैक, महाधमनी, एओर्टा। एओर्टा जो है, जो महाधमनी, क्योंकि हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट से रिलेटेड है एओर्टा, ये भी बॉडी पार्ट जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो हो सकता है, ये हार्ट से रिलेटेड है ये एओर्टा, महाधमनी, स्प्लीन, प्लीहा। उसके बाद आता है जनरल विटालिटी, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये दोस्तों इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करता है, जो हमारा सिंह राशि है, मीन्स सन। सन जो है आपके इम्यूनिटी पावर को, क्योंकि सन में हीलिंग होती है, वो हील करता है। सन से विटामिन डी मिलती है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। और सन दोस्तों हमारे प्राण शक्ति है, मीन्स पूरे यूनिवर्स में जो भी फूल खिलते हैं, जो फल हैं, जो पशु पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं, वो सब सन के एनर्जी के प्रवाह के वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। वो जो है हीलिंग प्रोवाइड करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो इम्यूनिटी सिस्टम की बात आती है, जनरल विटालिटी की बात आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आती है, तो उसे सन से एसोसिएट करता है। और उसकी राशि है सिंह, तो सिंह से भी एसोसिएट हो गया। उसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन, आर्टेरियल। अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन में आर्टेरियल जो आर्टरी से रिलेटेड है, क्योंकि ये हार्ट से काफ़ी लिंक है, इसीलिए ये भी बॉडी पार्ट लियो के अंतर्गत आएगा। और इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो एक तो हो गया एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद दिल का दौरा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको दिल का दौरा, हार्ट अटैक बोलते हैं, तो हार्ट अटैक बोलते हैं। तो दोस्तों हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, वो सब कुछ सिंह राशि से और सूर्य से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। फिर रीढ़ की हड्डी में समस्याएं जैसे स्पाइनल डिस्क प्रोलाप्स, थोरासिस, रीढ़ की हड्डी में समस्याएं देखने को मिलेगी। पाल्पिटेशन, ये अगेन पाल्पिटेशन जो आपकी धड़कनें बढ़ा देता है, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज से संबंधित है, तो पाल्पिटेशन की समस्याएं देखने को मिलेगी। अगर सपोज दैट सबसे बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन हो रहा है, तो फिर इसको देखना पड़ता है, हार्ट डिजीज़ के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों आर्ट्रियो सिरोसिस, ओके, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस एंड एनीमिया रिलेटेड टू स्प्लीन फंक्शन एंड सन स्ट्रोक। ये जितने भी बीमारी के बारे में मैंने बताया, वो सब सिंह लियो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कन्या वर्गों के बारे में। तो कन्या की बात करें तो पेट का जो निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन, उसको वर्गो यानी कि कन्या से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगेन बुध ग्रह से भी है। तो लोअर एब्डोमेन, इंटेस्टाइनल स्मॉल एंड लार्ज, जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ इंटेस्टाइन्स को हम लोग कन्या वर्गो या बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड बुध है। नोवेल रीजन, नाभि क्षेत्र, अपेंडिक्स। उसके बाद ड्यूडेनम, उसके बाद सोलर फ्लेक्सस, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिमिलेशन,
डाइजेस्टिव सिस्टम एसिमिलेशन को भी दोस्तों कन्या वर्गो रिप्रेजेंट करता है। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये हो सकता है। एंड कॉन्स्टिपेशंस की समस्याएं देखने को मिल सकती है। एंड डायरिया, अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज, माल ऑब्जर्प्शन सिंड्रोम लाइक सेलियाक डिजीज, कुपोषण का कुपोषण सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि क्योंकि लोअर एब्डोमेन इंटेस्टाइन और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी बॉडी को चाहिए जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, ओके, तो वो ऑब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम अगर आ जाए तो माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स लाइक सीलियाक डिजीज हम लोग बोलते हैं। फिर आता है आंतों के कीड़े, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स एंड टाइफाइड फीवर, ये सब दोस्तों कन्या वर्गों के अंतर्गत ये सारी बीमारियां और जो मैंने बॉडी पार्ट बताया वो सब आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और तुला के बारे में बात करते हैं। जो तुला है, लिब्रा, ओके, लिब्रा भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो किडनी, अगेन लिब्रा अगर किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किडनी को दोस्तों शुक्र भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो भी बॉडी पार्ट है, शुक्र भी उस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। तो एक हो गया किडनी, लोअर बैक लंबर रीजन, उसके बाद यूरेथ्रस, मूत्रवाहिनी, स्किन टेक्सचर एंड बैलेंस, जो स्किन का जो लस्टर होता है, जो चमक होती है, ओके, जो स्किन का जो चमक है वो वाले पार्ट को दोस्तों तुला रिप्रेजेंट करता है और उसका लॉर्ड शुक्र रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोनल बैलेंस, ब्लैडर फंक्शन बैलेंस, एम्बिलिकस नाभि, ये सब दोस्तों लिब्रा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब जैसे बोला जाता है ना कि सपोज दैट शुक्र खराब है तो नाभि में नाभि के पास जो है इत्र का प्रयोग कीजिए, इत्र लगाया कीजिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि तुला जो बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो है एम्बिलिकस नाभि, ओके, नाभि को रिप्रेजेंट करता है तुला। एंड नाभि दोस्तों अब शुक्र से भी रिप्रेजेंट होता है, तो इसीलिए वहाँ पे लगाने के लिए बोला जाता है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो वो है किडनी स्टोन, नेफ्रिटिस, उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके बाद किडनी फेल्यूर, रेनल एट्रोफी, यूनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआईज, लंबागो, एक्जिमा एक्यूट बैलेंस रिलेटेड, सोराइसिस एक्यूट, डायबिटीज़ मेलिटस। तो दोस्तों ये जितनी भी बीमारियों के बारे में मैंने बताया वो सब तुला के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसका जो बॉडी पार्ट है किडनी, लोअर बैक लंबर, मूत्रवाहिनी, यूरेट्रस, स्किन टेक्सचर बैलेंस, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन बैलेंस एंड ब्लैडर फंक्शनल बैलेंस, कहीं ना कहीं इसके बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड। और ये सारे बीमारी अगेन शुक्र से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि के बारे में, स्कॉर्पियो के बारे में बात करते हैं कि स्कॉर्पियो राशि कौन कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जिसमें ओवरीज, टेस्टिस, यूटरस, प्रोस्टेट, ओके, ब्लैडर स्ट्रक्चरल, रेक्टम, अनस, पेल्विक बोन, नसल बोन, सिग्मोइड, कोलोन। तो ये सारे वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं और वृश्चिक राशि 8 हाउस में फॉल होता है, तो 8 हाउस से भी कई सारे बॉडी पार्ट यहाँ पे मिलते जुलते आपको दिख जाएंगे। तो दो की हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सटर्नल एंड इंटीरियर, जो कि ओवरीज, टेस्टिस, यूटरस, प्रोस्टेट, सब कुछ इसमें शामिल है। इसका जो लॉर्ड होता है दोस्तों स्कॉर्पियो का, वो मंगल होता है। और जो स्कॉर्पियो है
वो जो भी जननांग को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, वो दोस्तों मंगल से भी एसोसिएट किए जाते हैं। और मंगल जो है किसी भी स्त्री के कुंडली में पति का भी कारक माना जाता है। अगर भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग जो मार्स होता है वो पति को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए उससे जुड़ी कौन बॉडी पार्ट्स भी शामिल है अगर यहाँ पे देखा जाए तो। ओके, जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, स्पेशली जो मसल वाला जो पार्ट है, वो भी दोस्तों वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। और मंगल भी इसको एसोसिएट करता है, मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि होती है। ओके, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया ब्लाडर, स्ट्रक्चर, रेक्टम, एनस, पेल्विक बोन, नसल बोन एंड सिग्मोइड कोलोन, ये सब आ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STIs, उसके बाद आता है प्रोस्टेटाइटिस, ओके, प्रोस्टेटाइटिस एंड ओवेरियन सिस्ट्स। और स्पेशली फीमेल में दोस्तों ओवेरियन सिस्ट की संभावना देखने को मिलती है। यूटेराइन फिब्रोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड, ओके, यूटेराइन फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रोसिस एंड बवासीर पाइल्स। उसके बाद आता है भगंदर, फिस्टुला इन नानो। उसके बाद दोस्तों आता है इनगुइनल हर्निया। एंड इसके बाद दोस्तों स्पेशली पेनफुल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स काउज बाय यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शन, वो भी दोस्तों इसको देखा जाता है, ये वृश्चिक राशि से एसोसिएटेड है। पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड काउज बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो बहुत सारे मेडिकल के टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो मैंने यहाँ पे जो लिस्टेड है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड कॉज्ड बाय यूटेराइन कंस्ट्रक्शन। एंड उसके बाद आता है मूत्र मार्ग शोध, यूरेथ्राइटिस। तो ये हो गया दोस्तों वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। एंड अगेन स्कॉर्पियो बहुत ही सीक्रेटिव राशि होती है। एंड सीक्रेट जो भी गुप्त अंग हैं, जननांग हैं, वो सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, शॉर्ट में अगर याद रखना चाहें तो दोस्तों वो वृश्चिक राशि से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि सैजिटेरियस की बात करें तो उससे रिलेटेड कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं, तो वो है हिप्स, थाइस, फेम्यूर। उसके बाद आता है बटक्स, आर्टरीज, स्पेशली फेमोरल एंड सियाटिक नर्व। सियाटिक क्योंकि ये पैर से रिलेटेड है, हिप से रिलेटेड है। तो सपोज दैट हिप्स में मीन्स सियाटिक नर्व में प्रॉब्लम है तो कंटिन्यूअस पेन होता है। ओके, अगर उसकी सेंसिटिविटी किसी भी रीजन से बढ़ जाती है तो कंटिन्यूअस पेन होता है, तो इससे जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है। तो हो गया धनु सेजिटेरियस। एंड लीवर अगेन दोस्तों, जो लीवर होता है ना उसको भी हम लोग गुरु जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फैट इशू, जो धनु राशि से रिप्रेजेंट करते हैं लीवर और फैट टिश्यूज। ओके, जो फैट टिश्यूज होते हैं, जो फैट होता है, जो वसा होता है, जो वसा उतक जिसको बोलते हैं, उसको भी गुरु से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो पार्ट है वो धनु राशि के अंतर्गत आता है। अब अगेन दो राशियाँ होती हैं, धनु और मीन। गुरु की दो राशियाँ हैं, तो धनु जो है लीवर और फैट टिश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा दोस्तों पैनक्रियास, इंक्रोडाइन फंक्शन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये हो गया धनु राशि से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट हैं, पैनक्रियास, इंडोक्राइन फंक्शन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड लीवर हो गया, फैट इशू हो गया, सियाटिक नर्व हो गया, हिप्स, थाइस, बटक, ये सारे बॉडी पार्ट आते हैं। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो वो है सियाटिका,
सियाटिका, अगेन जो सियाटिक नर्व है उसमें पेन हो सकता है। हिप फ्रैक्चर, हिप आर्थराइटिस, कुल्ले का गठिया, फिर फेमोरल फ्रैक्चर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। दोस्तों लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ये सब लीवर से रिलेटेड है। ओके, एंड उसके बाद आता है फैटी लीवर डिजीज़। फैटी लीवर को भी देखते हैं क्योंकि फैट का भी कारक है, लीवर का भी कारक है, तो फैट बढ़ सकती है यहाँ पर। अब वो डिपेंड करता है फैटी लीवर किस कंडीशन में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर जो गुरु है शुक्र के साथ आ जाए, अगर गुरु शुक्र के साथ दोस्तों अगर आ जाए और राहु भी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, कहीं भी कॉम्बिनेशन बने जिसमें गुरु शुक्र राहु साथ में मंगल की दृष्टि, तो ये जो बीमारी है फैटी लीवर की, उसकी संभावना बढ़ जाती है और डायबिटीज़ की संभावना भी बढ़ जाती है। डायबिट्स, मेलिटस। उसके बाद आता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। अगेन ये जो मैं कॉम्बिनेशन बनाया उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी संभावना बढ़ सकती है। हाइपर लिपिडेमिया, उच्च कोलेस्ट्रॉल एंड गॉट। अब इसमें उच्च कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने के लिए एक तो गुरु का एफ्लिक्टेड होना जरूरी है, उसके साथ साथ गुरु सूर्य के साथ भी होना चाहिए, और सूर्य जो होगा वो जो है डेबिलिएटेड होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये है कि दोस्तों सूर्य को डेबिलिएटेड होने के लिए सूर्य जो है शुक्र की राशि में होगा। ओके, तुला राशि में। तो दोस्तों तुला राशि में गुरु होगा, शुक्र होगा, सूर्य होगा, राहु होगा और मंगल की दृष्टि, तब ये संभावना बढ़ जाती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ सकता है, हाइपर लिपिडेमिया का सामना करना पड़ सकता है। फिर गॉट, इफेक्टिंग जॉइंट बट लिंक्ड टू मेटाबॉलिक इश्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मकर राशि शनि की राशि होती है और शनि भी नीज को, बोन्स को और जो भी जॉइंट्स होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो भी मकर राशि के अंतर्गत आता है। ओके, तो मकर राशि के अंतर्गत जो भी जॉइंट्स है वो आता है, और शनि, अब ऑफकोर्स मकर राशि का लॉर्ड शनि है, तो शनि के अंतर्गत भी वो सारे बॉडी पार्ट आते हैं। तो है नीज, बोन्स, इंटायर स्केलेटन सिस्टम, स्पेशली जो जॉइंट वाला पार्ट है, जो भी बोन्स का जो जॉइंट वाला पार्ट है वो सब मकर राशि के अंतर्गत आता है और शनि के अंतर्गत आता है। जॉइंट्स, टीथ, हेयर, स्किन स्ट्रक्चर, क्रोनिक कंडीशंस। ओके, तो दोस्तों स्किन इशू भी शनि अगर एफ्लिक्ट करेगा, शनि अगर सपोजेड शुक्र को एफ्लिक्ट कर रहा है, शनि शुक्र को एफ्लिक्ट कर रहा है और कहीं मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद पटेला, नी कैप, टेंडन, जो दो मांसपेशियों को, जो मसल्स को, सपोज जॉइंट है, ओके, जॉइंट्स के बीच में जो मसल को जोड़ने वाला काम करता है वो है टेंडन। फिर लिगामेंट आता है, जिससे आपकी जो जॉइंट काम करती है, जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो लिगामेंट्स की वजह से होती है। और ऑफ कोर्स कैप्रिकॉन जो मकर राशि है वो जॉइंट को दिखाता है, तो जॉइंट के जितने भी सिस्टम है सबको रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिगामेंट्स, टेंडन सब कुछ शामिल है। उसके बाद आता है दोस्तों गाल ब्लाडर। इससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो अगेन अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, नीज इंजरी, ACL टीयर, ओके, मेनिस्कस टीयर, फिर डेंटल कैरीज, दांतों का क्षय होना, दांत संबंधित बीमारियां भी हो सकती है क्योंकि दांतों को भी रिप्रेजेंट करता है शनि और मकर राशि। फिर गम डिजीज, मसूड़ों की बीमारी, और क्रोनिक हेयर फॉल, बालों का झड़ना, और क्रोनिक एक्जिमा और सोराइसिस, गाल स्टोन एंड
शनि अगर स्पेशली सपोज मून को एफ्लिक्ट कर रहा है तो वहाँ पे अवसाद जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। एंड उसके अलावा एक्लेरोडर्मा। अब चलिए कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ते हैं, और कुंभ राशि कौन कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो वो है लोअर लेग्स, सिन्स, काल्व्स, एंकल्स, टखने, ब्लड सर्कुलेशन, वेनस सिस्टम पेरिफेरल एंड रिदम ऑफ ब्रेथ, नर्वस सिस्टम स्पेशली स्पासम, कंडक्टिविटी जो कि होता है मसल्स स्पासम कैन समटाइम्स बी इंडिकेटिव ऑफ इशूज विथ नर्व कंडक्टिविटी। तो ऐसा नहीं है कि तंत्रिका तंत्र मीन्स सारे तंत्रिका तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली ओ वाला पार्ट। तंत्रिका तंत्र में स्पासम कंडक्टिविटी वाला जो पार्ट जिसको बोलते हैं मसल्स स्पासम कैन समटाइम्स बी इंडिकेटिव ऑफ इशूज विथ नर्व कंडक्टिविटी। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो वेरिकोस वेन, क्योंकि ऑफ कोर्स पैर की बात हो रही है तो पैर की वेन में प्रॉब्लम आ सकती है। टखने में मोच और फ्रैक्चर, एंकल स्प्रेन एंड फ्रैक्चर्स, एंड उसके बाद पुअर लेग सर्कुलेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, पिंडली की ऐंठन, काल्व्स मसल क्रैम्प्स, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, ऐसे लोग जो सपोज बस में या खड़े होकर ट्रैवल करते हैं या बस में कंडक्टर हैं, ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ता है। तो क्योंकि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि लोअर लेग को दिखाता है, तो लोअर लेग में वेरिकोस वेन जैसी समस्या और इससे समस्या हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिमा इन लोअर लेग्स। अगेन अब एडिमा इन लोअर लेग का मतलब क्या है दोस्तों, अब अगेन ये मून से रिप्रेजेंट करता है। एडिमा तो फ्लूइड का पार्ट है, तो अगर मून शनि के साथ अगर आ रहा है एंड उसमें दोस्तों राहु और केतु का भी अहम रोल होगा, और उसमें ये भी देखना है कि उच्च का है, नीच का है, अस्त है, वक्री है। तो हम आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली ये समझ रहे हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट और उससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ताकि जब प्रेडिक्शंस वाला जो पार्ट आएगा, जब हम प्रेडिक्ट करेंगे तो हम इजीली हमें पता चल जाएगा कि हमें किसी भी पार्टिकुलर प्लैनेट के जो कम्बिनेशंस है उससे कौन से बॉडी पार्ट और स्पेसिफिक बीमारी की ओर जो है हम लोग जा सकते हैं। ओके, बट अभी हम लोग ये बेसिकली समझते हैं कि उसके बॉडी पार्ट और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि अगेन जो है गुरु की राशि होती है। इसमें आता है फीट, टोज, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून फंक्शन, ओवरऑल बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड स्पेशली रिलेटेड टू इम्यूनिटी, एंड pineal gland, एसोटेरिक एंड सटल रेगुलेशन, एंड फाइब्रोसिस टिश्यूज, तंतुमय ऊतक, ये सब मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। और इससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो वो हो गया बनियन इज ए पेनफुल बम्पी पम्प डेट फॉर्म्स एट द बेस ऑफ द बिग टो। उसके बाद आता है कॉर्न्स आर थिक hardened area of skin that form due to pressure and friction often on the feet and toes। जैसे शूज़ के फ्रिक्शन के वजह से वहाँ पे वो जो टिश्यू होता है बहुत हार्ड हो जाता है। ओके, तो उसको भी हम लोग मीन राशि के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि ये पैरों से संबंधित है। अगर थोड़ा बोल चाल की भाषा में बोलें तो अब अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ बोल सकते हैं। जैसे पैर में ठेला पड़ना मीन्स वो टिश्यू हार्ड हो गया, अब वहाँ पे कुछ असर नहीं हो रहा, मल्टीपल फ्रिक्शन की वजह से वैसा हो जाता है। उसके बाद फ्लैट फीट, गॉट इन फीट, पेडल इडीमा। उसके बाद आता है दोस्तों लिम्फेडेनोपैथी, कमज़ोर प्रतिरक्षा, वीकेंड इम्यूनिटी लीडिंग टू फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन,
एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन स्पेशली एथलीट फूट, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, एडिक्शन, फ्लूइड रिटेंशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी। क्योंकि मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12 हाउस में फॉल होती है, तो उसको नींद से भी देखा जाता है और व्यसन से भी, एडिक्शन से भी देखा जाता है। ओके, टॉक्सिसिटी से, फ्लूइड रिटेंशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी भी देखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक राशि का एक जो बॉडी पार्ट है उसको समझना पड़ता है एंड उससे जुड़ी बीमारियों को समझना पड़ता है। अगर ये हम समझ जाते हैं तब, इसके अलावा दोस्तों हर एक प्लैनेट भी किसी न किसी बॉडी पार्ट और उससे रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, और हाउस भी किसी न किसी बॉडी पार्ट और उससे रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सबको देखकर हम लोग बेसिकली प्रेडिक्शंस करते हैं कि जो जातक है उसके कुंडली में जो है कौन सी बीमारी के लिए वो ज़्यादा प्रोन है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है और उसके ऊपर वो हेल्थ कॉन्शियस होके पहले से काम करता है, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ प्लैनेट की कम्बिनेशन की बात करें तो शनि, मंगल और केतु दोस्तों दुर्घटना और सर्जरी से रिलेटेड समस्या देता है। और अगर सूर्य कमज़ोर है, डेबिलिएटेड है, तो हड्डी, विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग जो है सन का एक्सपोजर कम कर देते हैं। रात में भी ऐसा हो सकता है कि रात में जगे और दिन में दोस्तों घर से बाहर कम निकले, जिसकी वजह से विटामिन डी जो सूर्य से मिलता है उसकी कमी हो सकती है, और ये कमज़ोर सूर्य का प्रभाव है। उसके अलावा सूर्य का कमज़ोर होना हार्ट डिजीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो है अगेन हार्ट डिजीज़ के लिए और भी प्लैनेट का कम्बिनेशन देखना ज़रूरी है, जैसे गुरु हो गया, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ओके, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, ये भी दोस्तों जो हार्ट डिजीज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे गुरु को भी स्टडी किया जाना ज़रूरी है कि अगर सपोज हार्ट डिजीज़ हो रही है तो किस रीजन से हो रही है, किस रीजन से हार्ट डिजीज़ हो रही है, उसका रूट कॉज जानना ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कमज़ोर सूर्य है तो हार्ट डिजीज़ हो सकता है, हड्डी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, और चंद्रमा अगर प्रभावित है तो पेट से रिलेटेड समस्याएं, क्योंकि वो बॉडी के फ्लूइड को भी कंट्रोल करता है। तो जितने भी फ्लूइड वाले जो पार्ट हैं वो सबको दोस्तों सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो रहा है तो कौन से प्लैनेट के द्वारा एफ्लिक्टेड हो रहा है, उससे हम लोग ये बता सकते, और किस राशि में एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम अगर आएगी चंद्रमा से रिलेटेड तो कहाँ पर आएगी, उसका रूट कॉज बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं अगर हमको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करनी है तो। और चंद्रमा अगर प्रभावित है तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्याएं और बॉडी फ्लूइड का इनबैलेंस होना, उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना दोस्तों, मस्तिष्क है, उसमें भी वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको चंद्रमा प्रभावित करता है। उसके बाद राहु जो है एक रहस्यमय बीमारी को ट्रिगर करता है। एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि राहु ऐसी बीमारी को दोस्तों बताता है जिसका आपको ये पता चलेगा ना कि उसका ओरिजिन का पता नहीं चलेगा। राहु का ओरिजिन पता नहीं चलता है, वो जो बीमारी देता है पता नहीं चलता है कि वो कैसे हुआ, बहुत रहस्यमय ढंग से होता है, जिसका रूट कॉज नहीं पता है। और जो केतु जो बीमारी देता है वो दोस्तों वो जो है ऐसा बीमारी देता है उसका इलाज करना मुश्किल है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। राहु केतु किसी बॉडी पार्ट को तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट जिस भी प्लैनेट और जिस भी राशि में बैठे हैं तो उसके आधार पे दोस्तों बीमारी देते हैं। और स्पेसिफिक बात करूं तो केतु दोस्तों पेट से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना समस्या दे देता है, स्पेशली अगर वो 8 हाउस में है तो। और छठा भाव का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रेन का जो कारक जो बीमारी का जो कारक है वो 6 हाउस है। 6 हाउस रोगों का मुख्य घर है, जिसमें ग्रहों की स्थिति दोस्तों बीमारियों को प्रदर्शित करती है। और 8 हाउस में
जो गंभीर बीमारी है, जो लॉन्ग टर्म का जो बीमारी है उसको दिखाता है। 8th हाउस में लॉन्ग टर्म का गंभीर बीमारी दिखाता है, तो इसीलिए 6th हाउस और 8th हाउस का भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि अगर कोई बीमारी अगर होती है तो वो कब किस समय ट्रिगर हो सकती है, उसके लिए हमें जो है दशा सिस्टम को समझना ज़रूरी है कि कौन सी दशाएं चल रही है और गोचर कौन सा चल रहा है। ठीक है, गोचर कौन से प्लैनेट का किस उसका पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, उसके आधार पे हम लोग उसका समय निर्धारित करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको पता चल पा रहा है उस बीमारी से रिलेटेड कि आप इस बीमारी के लिए प्रोन है, तो उसके ऊपर ज़रूर काम कर सकते हैं। और यही तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एक आपको गाइडेंस, एक ज्योति प्रोवाइड करता है। ये एक नेविगेशन का टूल है, आपको सही रास्ता दिखाता है। जैसे आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो नेविगेशन टूल का इस्तेमाल करके आप क्विकली ट्रैफिक वाले पार्ट को अवॉइड करके इजी रास्ता सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में पता है कि आप उसके लिए प्रोन हैं, तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं उस पार्टिकुलर बीमारी और उस पार्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू।